हेलो गाइस, वेलकम टू रिया दीदी के ट्यूशन। और आज फिर से लेके आ गए हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि साइंस है, जो कि फाइनल में 110% आएगा ही आएगा। तो आप इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव में विसरण के क्या कार्य हैं? मानव में विसरण के कार्य निम्नलिखित है। मानव में विसरण शुक्राणु नर युग्मक उत्पन्न होते हैं। विसरण नर लैंगिक हार्मोन उत्पन्न करते हैं जो शुक्राणुओं के बनने तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा पादप हार्मोन का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो वो हमारा हार्मोन है साइटोकाइनिन। एंड नेक्स्ट उसी का है कि वृद्धि का संलंबन कौन सा हार्मोन करता है? तो वो हार्मोन है एसिटिक एसिड। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? प्रत्येक मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। उनमें से 46 में से 44 अलिंग गुणसूत्र तथा 2 लिंग सूत्री, ये 2 गुणसूत्र मानव मादा में समान होते हैं जिन्हें XX लिखा जाता है। मानव नर में 2 लिंग सूत्री असमान होते हैं जिन्हें XY लिखा जाता है। मादा में Y गुणसूत्र नहीं पाया जाता। नर व मादा के युग्मकों द्वारा जो बच्चे पैदा किए जाते हैं उनमें XX तथा XY गुणसूत्रों के युग्म स्थानांतरित होते हैं। जिसे बच्चे में XX गुणसूत्र का युग्म पाया जाता है वही लड़की होगी, जबकि XY लिंग निर्धारण गुणसूत्र वाले युग्म वाला शिशु लड़का होगा। अतः लड़का या लड़की के लिंग निर्धारण XY लिंग गुणसूत्र के युग्म पर निर्भर करता है। मादा में लड़के अर्थात नर युग्मक के गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? मेंडल ने द्विसंकरण क्रॉस का अध्ययन किया जिसमें उसने 2 पौधे जिसमें से एक बीज पीली तथा गोल लेकिन दूसरे के बीज हरे तथा झुर्रीदार थे। F1 पीढ़ी में उसे केवल पीले तथा गोल बीज ही प्राप्त हुए। उसने F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण करवाया और 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए। पहला बीज जो प्राप्त हुआ पीले तथा गोल बीज जो कि 9 थे, पीले तथा झुर्रीदार बीज जो कि 3 थी, हरे तथा गोल बीज वो भी 3 थे, हरे तथा झुर्रीदार बीज वो 1 थे। F2 लक्षण प्रारूप अनुपात 9:3:1। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि बीजों के रंगों का अनुपात 3:1 तथा बीजों की आकृति का अनुपात 3:1 एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते। ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है? स्वपोषण पोषी के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित है। पहला होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति और जल की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश संश्लेषी एंजाइम की उपस्थिति। इतनों की आवश्यक होती है स्वपोषी के परिस्थितियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? लार पानी की तरह का एक तरल पदार्थ है जो मुख गुहा में लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करने वाला एंजाइम एमिलेज होता है। टैलियन pH 6.8 पर अधिक क्रियाशील होता है। यह मंड पर क्रिया करता है तथा इसे शर्करा जैसे मोल्टाज, आइसोमाल्टोज तथा ड्रैक्सिन में परिवर्तित कर देता है। जिसके ये उदाहरण जैसे स्टार्च है, ये एमिलेज की उपस्थिति में मोल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज प्लस ड्रैक्सिन में बदल जाता है। और लार प्रोटीन वसा के पाचन में कोई भूमिका नहीं निभाती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच में अंतर। वायवीय और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन का हमारा सबसे पहला पॉइंट है, इसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग होता है अर्थात O2 की उपस्थिति में होने वाला प्रक्रम यानी कि ये जो प्रक्रम ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और ये प्रक्रम जो है इसमें O2 प्रयुक्त नहीं होती अर्थात यह O2 की उपस्थिति में होने वाला प्रक्रम नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण से 38 ATP अणु बनते हैं और इसमें कितने बनते हैं? 2 ATP अणु बनते हैं। इसमें ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से केवल 2 ATP बनते हैं। इसमें केवल आरंभिक चलन कोशिका द्रव्य में होता है लेकिन अधिकतर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह केवल कोशिकाएं में होता है। जैसे इसमें होता है अधिक कोशिकाएं में पहला तो जो होता है कोशिकाएं में होता है लेकिन अधिकतर माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें सिर्फ कोशिकाएं में होता है। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचक एंजाइम के क्या कार्य हैं? तो ये हमारा आंसर है, भोजन जो हम खाते हैं उसमें जटिल पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि होते हैं। हमारा शरीर इन पदार्थों को इस अवस्था में अवशोषित कर उपयोग में नहीं ला सकता। पाचक एंजाइम को सरल करके अवशोषण के योग्य बना देता है। जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन जो है प्रोटीएज की उपस्थिति में अमीनो अम्ल में बदल जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है अमीलेज के प्रयोग से ग्लूकोज में बदल जाता है। वसा जो है लाइपेज को प्रयोग करके वसीय अम्ल में बदल जाता है। ये था हमारा पाचक एंजाइम के कार्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जैसे बहुकोषीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विश्राम क्यों अपर्याप्त, यानी कि वो पर्याप्त है नहीं। तो इसका आंसर है, बहुकोषीय जीव जैसे मनुष्य में शरीर का आकार बड़ा होता है तथा शरीर की संरचना जटिल होती है। कोशिकाएं जीव में सभी कोशिकाएं सीधे ही पर्यावरण के संपर्क में नहीं आती, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है। मतलब जो ग्लूकोज है उसमें जितने भी हमारे जीव होते हैं उनको ऑक्सीकरण करने के लिए क्या क्या पथ होते हैं। ठीक है, इसका आंसर है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है और यह श्वसन प्रक्रिया के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री के रूप में कार्य करता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किस सीमा तक होता है, यह ऑक्सीजन की उपलब्धता, मात्रा तथा जीव के प्रकार पर निर्भर करता है। सभी जीवों में ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोज पायरुवेट में बदलता है जो 3 कार्बन वाला यौगिक है। यह प्रक्रिया जीव द्रव्य में होता है। जैसे इसका हमें यहाँ पे पूरे डेफिनेशन में मतलब डायग्राम के थ्रू हमने समझाया, जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज है या कोशिका द्रव्य में 3 चीजों में 3 में बट रहा है। यहाँ बोला ना 3 कार्बन वाला यौगिक है, जो 3 कार्बन वाला यौगिक है। एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एक होता है ऑक्सीजन के अभाव में, एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा इतना चीज उत्सर्जित करता है, 2 कार्बन अणु होता है इसमें। और जो ऑक्सीजन अभाव में है ये लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा उत्सर्जित करेगा और ये 3 कार्बन अणु इसमें पाए जाते हैं। और जो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसमें CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा होता है। ठीक है, और इसके जो प्रयोग है ऐसे बताया। अब आइए शोषण जो इसमें होता है, पायरुवेट एथेनॉल तथा CO2 में परिवर्तित होता है तथा कुछ मात्रा में ऊर्जा भी उत्सर्जित होता है। इसमें बोला एथेनॉल, यानी कि कौन सा है, इसका पॉइंट है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अब सेकंड क्या हमारे पास, जब हम व्यायाम करते हैं दौड़ लगाते हैं तो मांसपेशियों में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है तथा कुछ ऊर्जा उत्सर्जित हो रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट है ऑक्सीजन का अभाव, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा 3 कार्बन अणु के साथ में। ये चौथा पॉइंट क्या है, जब पायरुवेट का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में होता है तो इसमें CO2 तथा H2O बनता है तथा प्रचुर मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मतलब ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ये कहना चाह रहा था कि CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा उत्सर्जित होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की विभिन्न घटनाओं का वर्णन। जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्या क्या घटनाएं करती है, कैसे, अब ये हम इसमें देखेंगे। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर जाते हैं। वे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को शर्करा में स्थिरीकृत कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है, जैसे कैसे कैसे ये होता है पूरा प्रोसेस इस क्रिया में लिखा जाता है। सबसे पहले क्या होता है, 6 CO2 प्लस में 6 H2 और ये बदलेगा किसमें, ये हमारे यहाँ पे ग्लूकोज बन जाएगा और प्लस में 6 O2। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये फाइनल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 110% आएगा ही। तो प्लीज आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।